फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकला था, मेंस बाय मार्जिन रहा था, सेकंड में प्री भी नहीं निकला था और अब थर्ड अटेम्प्ट में पूरा क्लियर हो गया है। मैंने कोचिंग फाउंडेशंस वगैरह के लिए तो नहीं ली, बस मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी बिकॉज यूपीएससी में प्रेपरेशन डज प्ले अ मेजर रोल। सबसे बड़ा मिथ मेरे को ये पता करा कि लोग आवर्स की बात करते हैं कि क्या हमें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी 5 से 6 घंटे भी पढ़े, कभी ब्रेक भी लिया और जब ज़रूरत लगी तो 12 to 14 आवर्स भी पुश करा। अगर आप क्लॉक लगा के पढ़ोगे तो हो सकता है आपका कंसंट्रेशन सिर्फ 6-7 घंटे था, बट कहने को आपने 10 घंटे पढ़ लिया। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या आसपास चल रहा है, बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी समझना है कि वी शुड नॉट कम्प्लीटली डिवॉल्व ऑन सोशल मीडिया। सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है तो वो अभी तैयारी नहीं स्टार्ट करे। सक्सेस रेट बहुत ही कम है, बट ये ना हो कि आप सिर्फ ऑप्शन बी के पीछे भागते रह जाओ। आप यूपीएससी से क्लब इन कर लो। जैसे यूपीएससी यानी कि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके लाखों एस्पिरेंट्स का सपना होता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए वो संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं, उसके बावजूद कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं उसको क्लियर कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, मिथ है और जानकारी के बारे में। आज हमारे साथ प्रियांशु मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा जो है वो पास कर ली है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये बताया कि आपने अभी यूपीएससी क्लियर किया है, तो कौन सा रैंक मिला है आपको? मेरे को 442 रैंक मिला है अभी यूपीएससी से। जी। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर मतलब कितने अटेम्प्ट आपने किए? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकला था, मेंस बाय मार्जिन रहा था, सेकंड में प्री भी नहीं निकला था और अब थर्ड अटेम्प्ट में पूरा क्लियर हो गया है। जी। तो ख्याल कैसे आया मतलब कि आपको यूपीएससी करना है, सिविल सर्विस आपको ज्वाइन करना है? स्टार्टिंग कॉलेज के टाइम से हुई थी। एक अनोखी पहल ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ हम पढ़ाते थे बच्चों को। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेट टू नो अबाउट द सिविल सर्विसेज। उसके बाद कॉलेज के एलमनाई वगैरह आते थे जो खुद सर्विसेज में थे, उनके वर्क एट द फील्ड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। फिर एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वी गेट द चांस टू मेक सम डिफरेंस एंड अ स्मॉल वर्क कैन मेक अ बिग डिफरेंस वाली मेरी थ्योरी भी थी। तो इसलिए सिविल सर्विसेज वाज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं स्मॉल चेंजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी प्लान करता था। जी। तो आप ये बताइए कि आपने कोचिंग्स ली हैं कहीं से? मैंने कोचिंग फाउंडेशंस वगैरह के लिए तो नहीं ली, बस मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी बिकॉज यूपीएससी में प्रेपरेशन डज प्ले अ मेजर रोल। बिकॉज स्पेशली प्रीलिम्स हो गया, वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, या मेंस हो गया जहाँ आपको रिग्रेसिव आंसर राइटिंग करनी है, और एट द एंड इंटरव्यू जहाँ आपको मॉक्स दे के आइडिया लगाना है। तो मैंने प्रैक्टिस बहुत करी थी कोचिंग्स के थ्रू, बट एक्चुअली फाउंडेशंस नहीं लिए थे। ठीक है। अभी जैसे हमारी बाकी जो यूपीएससी जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली, हमारी उनसे बात हुई, तो काफ़ी लोगों का ऐसा भी कहना रहता है कि ये डिपेंड आप पर करता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई को कोचिंग करनी है तभी आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लें। तो क्या ये सच है? हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल सच है बिकॉज यूपीएससी इज़ दैट एग्ज़ाम जो बहुत वास्ट है। और क्या होता है कि सबकी एक पेस अलग होता है, एक अप्रोच टू द एग्ज़ाम अलग होता है। सो लाइक फॉर मी आई कुड अंडरस्टैंड कि जो यूपीएससी में रिक्वायरमेंट है वो एक आपकी फोकस्ड अप्रोच के लिए है। इसमें ये नहीं कि आप कोचिंग के अकॉर्डिंग चलो, बट आपको अपने पेस से पूरे सिलेबस को सॉल्व करना है। तो इसलिए फिर कोचिंग मेरे लिए इसलिए नेसेसिटी नहीं थी क्योंकि आई हैव टू मेक इट इन अ मैनर कि मेरे लिए वो जर्नी इंटरेस्टिंग भी रहे, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा एंथुजियाज़म कम ना हो। तो इसलिए मैंने कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी पे रिलाई करा, और इसलिए फिर ये पॉसिबल हो पाया कि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सिलेबस को रीडिज़ाइन कर पाऊँ। जी। क्योंकि देखिए यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स है वो तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू या बाकी जो हम सुनते ही हैं, तो बहुत सारे मिथ चलते हैं। तो मेनली क्या मिथ हैं जिनको मतलब नज़रअंदाज कर देना चाहिए? सबसे बड़ा मिथ मेरे को ये पता करा कि लोग आवर्स की बात करते हैं कि क्या हमें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कितना पढ़े? कभी 5 से 6 घंटे भी पढ़े, कभी ब्रेक भी लिया, और जब ज़रूरत लगी तो 12 टू 14 आवर्स भी पुश करा। बट एक्चुअली टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए। हमें एक वीकली प्लान बनाना चाहिए कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और उस हिसाब से अपने अप्रोच करना चाहिए। अगर हम घंटों के हिसाब से पढ़ेंगे वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस प्रॉपरली। इससे बेटर हम एक टारगेट रखते हैं कि जैसे हमें ये टॉपिक हिस्ट्री पॉलिटी के कवर करने इस वीक में, उस हिसाब से फिर हमारे अप्रोच अपने आप उस तरीके से बन जाएगी, एंड वी विल बी नॉट प्रेशराइज्ड। अगर आप क्लॉक लगा के पढ़ोगे तो हो सकता है आपका कंसंट्रेशन सिर्फ 6-7 घंटे था, बट कहने को आपने 10 घंटे पढ़ लिया। तो ऑनेस्टली ये है कि आप अपने लिए एक टारगेट रखो, आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, एंड डू दैट प्रॉपरली। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है।
सोशल मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? मतलब यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसका? आई थिंक सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या आसपास चल रहा है। लाइक काफ़ी कुछ मेरे स्पेशली जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे को सोशल मीडिया के नॉलेज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिली थी। बट ऑन द अदर हैंड हमें ये भी समझना है कि वी शुड नॉट कम्प्लीटली डिवॉल्व ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि बुक्स का एक अपना ही रिक्वायरमेंट है, एक अपना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो बुक्स को भी पढ़ना चाहिए एंड वी मस्ट ऑल हैव अ ओन एक तरीके से डेडलाइन कि हमें कितना सोशल मीडिया यूज़ करना है एंड यूज़ सेल्फ फिल्टर्स। जैसे मेरे सारे फिल्टर्स इस तरीके से हो गए थे कि एजुकेशनल वीडियोस आ रहा है या फिर कुछ करंट हैपनिंग्स हो रहा है या फिर कोई जो लीडर्स हैं वो क्या स्पीचेस बोल रहे हैं, तो सो दैट आई कैन गेट दैट माइंडसेट कि क्या सही अप्रोच है, क्या मेरे ओपिनियंस हैं, एंड आई कैन बी मोर अश्योर्ड वाइल राइटिंग आंसर्स। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं, और उसके बाद जब आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट कर लेते हैं तो डिप्रेशन भी होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और फिर एक डाउट आ जाता है कि अभी जो थर्ड आने वाला है वो क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर से बाहर कैसे निकला जाए, और मतलब किस तरीके से खुद को सेल्फ बिल्डअप किया जाए? सर मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टू वर्क ऑन आवर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ काफ़ी लोग फोकस नहीं करते, बट जब मेरा खुद सेकंड अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला था, राइट फ्रॉम टॉप टू कमिंग टू द डाउन, एक रोलर कॉस्टर राइड हो गया पूरा। तो उस समय मेरे को समझ आया कि मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन टू कीप माई सेल्फ काम। मतलब इट्स ईजियर सेड देन डन कि बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, बट एक्चुअली करने से बेनिफिट मिलता है। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें बहुत कंसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना मटीरियल, इतनी कोचिंग्स होने के मारे एक स्टूडेंट को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बट चीज़ों को कंसाइज रखना और टू द पॉइंट पढ़ना ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं लाते। थर्ड, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्केल अप करिए। मतलब ये नहीं कि टॉपर्स ने कुछ कह दिया या किसी ने कोई कह दिया तो आप बहुत ल्यूक्रेटिव वे में उसे फॉलो करो। आपकी जो अप्रोच है आपको उसे सेल्फ फॉलो करना चाहिए। आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितने डिसिप्लिन वे में पढ़ सकते हो, उसको फोकस करो। और फिर प्रीलिम्स, मेंस, एडवांस जो इंटरव्यू है, इनको डिफरेंट में मत देखिए, एक कंबाइंड कंसाइज स्टडी करिए, ताकि कभी भी किसी स्टेज पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो। जी, देखिए, मैं एक सवाल करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता मतलब ये कॉन्फिडेंशियल है या फिर मतलब कर सकते हैं। जब आप कोचिंग्स करते हो, जो मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं, क्योंकि अब आप पास कर चुके हैं, और जो रियल इंटरव्यू रहता है, तो जो देख रहे हैं दर्शक, जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा सवाल उनके लिए, उनके द्वारा पूछ रहा हूँ, तो क्या फ़र्क रहता है या फिर सेम है? सर मॉक इंटरव्यू का अप्रोच ये रहता है कि आपको टफेस्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है। एक्चुअली यू नेवर नो कि आपका रियल इंटरव्यू कैसा हो सकता है। या तो बहुत ही सिंपल हो सकता है, जैसे इन माय केस इट वाज लाइक अ डिस्कशन, नॉट अ वेरी हैवी इंटरव्यू, बट सम ऑफ माय कलीग से कि उनका हैवी इंटरव्यू हुआ है। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू इसलिए ज़रूरी होता है, इट हेल्प्स यू कि फेस ऑफ कैसे करना है। टफ सिचुएशंस हैं या फिर इजी सिचुएशन है, तो दोनों को कैसे बैलेंस करना है। सबसे बड़ा फ़ायदा है मॉक इंटरव्यू से क्या होता है, विच मोस्ट ऑफ अस डोंट रियलाइज, टू से नो टू द आंसर। क्योंकि यू आपको पता है इंटरव्यू में आप सारे आंसर्स नहीं जानते, बट यू हैव टू से कि सर आई डोंट नो बट आई लुक इन टू इट, सो दैट कॉन्फिडेंटली टू से नो, ये मॉक इंटरव्यू सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। तो आई बिलीव कि मॉक इंटरव्यू इज़ अ वेरी मस्ट इन प्रेपरेशन फॉर द इंटरव्यू। देखिए, जब आप तैयारी कर रहे थे तो रिलेटिव्स हुआ, सोसाइटी हुई, फ्रेंड सर्किल हुआ, जब नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा प्रेशर आती है कि भाई प्रियांशु क्या कर रहे हो, कुछ बताओ, चीज़ें चल रहा है, प्रेशर रहता है। और अब आप क्लियर कर चुके हो, तो क्या बदलाव लग रहा है, मतलब खुद को, जो सोसाइटी का नज़रिया कितना चेंज हुआ है? सर मेरे केस में आई थिंक आई वॉज अ लकी वन, बिकॉज कोई ने अटैम्प्ट नहीं किया आसपास, तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो फॉर दिस एग्ज़ाम। तो सबका सिर्फ पॉजिटिव ही सपोर्ट रहा है, चाहे नहीं हुआ या हुआ। तो एवरीबडी हैज़ टोल्ड मी कि लुक इट इन अ मैनर कि इस एग्ज़ाम से एक अप्रोच मिला टू बी अ बेटर ह्यूमन। क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, आप एथिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो भली फेलियर सक्सेस सेकेंडरी है, बट आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जो लाइफ में आगे बहुत हेल्प करता है। तो चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सब ने ये बोला कि लुक इट दिस एग्जाम एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ बेटर कैरेक्टर इन अ होल, एज माई पर्सनैलिटी स्पीक्स। सो इसलिए फिर मैंने उसको इसी वे में देखा, एंड आई वॉज नेवर बीन पुट डाउन और पुट अप ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन, एंड एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव विद मी। एक चीज़ बताइए कि देखिए, जब हम
कहीं भी जाते हैं कि सिस्टम से रिलेटेड हमारा जब प्रशासन से कोई भी काम रहता है तो हम वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं जिस तरीके से काम कर रहा है, कहीं बहुत सारी परेशानियाँ दिक्कतें रहती हैं और फिर हम ख्याल करते हैं कि अगर हम इस पोस्ट पर होते या सीनियर पोस्ट पर होते तो हम जो सिस्टम के अंदर जो कमियाँ हैं उनको दूर करते। लेकिन जब आप खुद सिविल सर्विसेज में आते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आप भी उस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, तो फिर वो चीज़ें मतलब कर नहीं पाते हैं। तो उसको लेकर आप किस तरीके से काम करने वाले हैं? सर मेरा ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मेरे इंटरव्यू में RN चौबे सर का बोर्ड था, उन्होंने खुद बोला था एज अ सिविल सर्वेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना। तो उन्होंने मेरा अप्रोच पूछा था कि आपका क्या अप्रोच रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये अप्रोच सबसे बढ़िया है कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको उनकी मेंटल हेल्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपकी टीम ओवर मोटिवेटेड रहेगी, कभी अंडर मोटिवेटेड रहेगी। तो एज अ सिविल सर्विसेज आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ भी मैं जाऊँ या जिस भी प्लेटफॉर्म या डिपार्टमेंट में मैं हूँ, आई विल फर्स्ट लुक अपॉन टू द पर्सोनेल आई विल बी वर्किंग विद, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके सपोर्ट, उनके लिए एक अच्छा टीम कल्चर, एक वर्क कल्चर बने, ताकि जो डिसीजन मेकिंग हो और जो कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक के साथ रिलेट कर पाएँ, वो अच्छा हो। और दूसरा यही मेरा अप्रोच रहता है कि सिविल सर्विसेज के थ्रू जो हमने वैल्यूज़ सीखी है, जैसे कंपैशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया है, तो ये मैं अपने कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट करूँ, ताकि जब मैं खुद सिविल सर्वेंट बनूँ तो आई वुड एबल टू सफाइस टू दैट पोजीशन। मेरा आखिरी सवाल है कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए छोटी छोटी कुछ टिप्स बता दीजिए। सर सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है तो वो अभी तैयारी नहीं स्टार्ट करे, क्योंकि हमें ऐसा क्यों? सर क्योंकि ये आजकल मिथ बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने अभी खुद देखा था, काफ़ी स्टूडेंट कॉलेज में आके दे बिलीव की स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, बट ट्रस्ट मी जो पर्सनालिटी कॉलेज में डेवलप होती है वो कहीं नहीं हो सकती। और कॉलेज में पर्सनालिटी को करिकुलर एक्टिविटी से डेवलप होती है। तो कॉलेज में एक अपॉर्चुनिटी देखो टू पुश योर लिमिट्स, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो आपकी स्टार्टअप करना हो या आपको डिफरेंट क्लब्स करने हो, बिकॉज दोज थिंग्स विल रिफ्लेक्टेड इन योर डैफ फॉर्म, जो आपका फाइनली इंटरव्यू में मैटर करता है। लाइक मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू वॉज रिलेटेड टू माई कॉलेज, तो उसको अच्छा करो। एंड सेकेंडली, जब आप प्रेपरेशन में आ रहे हो, यू मस्ट नॉट फील कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डीमोटिवेशन वो कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने स्टेप लिया है तो यू हैव टू बिलीव कि इट इज़ अ मैराथन, इट इज़ नॉट अ स्लो और सिंपल रेस कि आपने 1000 मीटर वो एक 100 मीटर रेस कर दिया तो हो गया, नहीं, बट इट्स अ मैराथन। सो बी प्रिपेयर्ड कि इट मे टेक एटलीस्ट 2 years टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो उसी माइंडसेट से आओ, एंड वंस यू स्टार्टेड प्रेपरेशन देयर इज नो लुकिंग बैक। जस्ट थिंक कि आज आप जो हो रहे हो वो बेटर हो। ऑप्शन बी? ऑप्शन बी सर आई बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये पेपर में सक्सेस रेट बहुत ही कम है। बट ये ना हो कि आप सिर्फ ऑप्शन बी के पीछे भागते रह जाओ, आप यूपीएससी से क्लब इन कर लो। जैसे बहुत सारे लोग आई फाउंड कि दे वर एबल टू डू बेटर बिकॉज दे वर साइडली प्रिपेयरिंग फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो आप उसे भी देखिए, वरना अपनी पर्सनालिटी को ये समझिए कि इस पेपर के थ्रू आपकी पर्सनालिटी बेटर हो रही है। तो इधर अगर आप फेल भी होगे तो आपको आगे वाले सिचुएशंस में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके जीवन में जो सफलता प्राप्त की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, रियली मीन्स अ लॉट सर। ओके, तो ये थे प्रियांशु जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी।